हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शिकरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं और ये अपना सब्जेक्ट एथिक्स से है, संबंधित है। एथिक्स हमारा ये सब्जेक्ट है नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र में आज का हम टॉपिक देखेंगे कि मार्क्सवादी नीतिशास्त्र क्या था। जो मार्क्सवादी जो नीतिशास्त्र था वो क्या था। मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में विभाजित था। बुजुर्गा वर्ग जो कि शोषक है और सर्वहारा वर्ग जो कि शोषित है। इन दोनों वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष चल रहा है। परंपरागत नैतिक नियम बुजुर्गा वर्ग के द्वारा तैयार किए गए हैं। मार्क्स ऐसे परंपरागत नैतिक नियमों का विरोध करता है। परंपरागत नैतिकता में हिंसा को अनैतिक माना गया है, परंतु मार्क्स के अनुसार हिंसा नैतिक है। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो हिंसा है वो नैतिक माना गया है, लेकिन वहाँ पर अनैतिक माना गया है। हिंसक क्रांति के माध्यम से ही सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित की जा सकती है। नारीवादी नीतिशास्त्र क्या होता है दोस्तों? नारीवादी नीतिशास्त्र में हम देखेंगे कि नारीवादी नीतिशास्त्र के अनुसार इनके अनुसार सामान्य नैतिक नियम पुरुषों के द्वारा पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। मतलब जो नैतिक नियम है वो पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं और वो पुरुषों के ही लिए बनाए गए हैं। और इनके अनुसार इसे मेन स्ट्रीम कहा जाता है। वह वास्तविक रूप से मेल स्ट्रीम है। सामान्यतः निजी जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को सही नहीं माना जाता है। सामान्यतः नारीवादी नीतिशास्त्र कहता है कि सामान्यतः जो निजी जीवन है हमारा, उसमें सरकारी हस्तक्षेप को सही नहीं माना जाता है, परंतु निजी जीवन में शोषणकारी कार्य होते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित है। निजी जीवन में देखो शोषण होता है सबका, तो निजी जीवन में जब शोषण होगा तो सरकार का हस्तक्षेप किया जाना उसमें उचित है। सरकार हस्तक्षेप करेगी क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी का शोषण हो। इसी प्रकार से अश्वेत नीतिशास्त्र क्या है? अश्वेत नीतिशास्त्र के नियम के अनुसार क्या है कि इनके अनुसार सामान्य नैतिक नियमों में अश्वेतों के विरुद्ध भेदभाव किया गया है, इसलिए नैतिक नियमों की पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। अतः अश्वेतों को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रायड का नीतिशास्त्र क्या था। फ्रायड के नीतिशास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां होती है। फ्रायड का नियम ये कहता है, फ्रायड का नीतिशास्त्र ये है कि फ्रायड के अनुसार ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मूलभूत प्रवृत्तियां होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा है कि नींद आना, प्रत्येक व्यक्ति को नींद आती है, मूलभूत प्रवृत्ति है, नींद आती है। भूख लगती है, कुछ इच्छाएं भी होती हैं लोगों की। तो उनके अनुसार इन्होंने ये कहा कि इन प्रवृत्तियों से बने व्यक्ति को इड कहा जाता है। और क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, जिससे सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे सुपरगो कहा जाता है। आईडी व सुपरईगो में संघर्ष होता है। यदि सुपरईगो अधिक प्रभावशाली है तब व्यक्ति जीवन में सफल होता है, और यदि आईडी प्रभावशाली होता है तो व्यक्ति जीवन में असफल रहता है। अगर सुपरगो अधिक प्रभावशाली है किसी के जीवन में तो वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है, और यदि आईडी प्रभावशाली होता है तो वह जीवन में असफल रहता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों पश्चिमी विचारक की, जो वेस्टर्न थॉट है। वेस्टर्न थॉट में हम सबसे पहले लेते हैं सोफिस्ट को। सोफिस्ट के अनुसार क्या बात कही गई है कि सोफिस्ट ये सुकरात से पूर्व के विचारक थे। सोफिस्ट कौन थे? जो सुकरात थे ना, उनसे पूर्व के विचारक थे, जो कि ग्रीस से आए थे, ग्रीस में हुए थे सोफिस्ट। सोफिस्ट ग्रीक भाषा के शब्द सोफिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षक। सोफिस्ट ग्रीक भाषा के शब्द सोफिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षक। ये ग्रीस के युवाओं को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दिया करते थे। मतलब जो सोफिस्ट थे ना, सोफिस्ट ग्रीस के जो युवा लोग थे, उनको व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दिया करते थे। इनकी स्वयं की कोई स्वतंत्र पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। कोई स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस कोई ऐसी बुक नहीं थी जो उपलब्ध हो वहाँ पर। इनका उल्लेख प्लेटो की पुस्तक में मिलता है। बताया जाता है कि जो सोफिस्ट है, सोफिस्टों का जो उल्लेख मिलता है वो प्लेटो की पुस्तक में मिलता है। यह नैतिक नियमों में आत्मनिष्ठता के समर्थक है। यह नैतिक नियम में आत्मनिष्ठता के समर्थक हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियाँ, क्षमताएं व योग्यताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी पर एक समान नैतिक नियम थोपे नहीं जा सकते हैं। अतः नैतिक नियमों में आत्मनिष्ठता जरूरी होती है।
देखो आत्मनिष्ठता जरूर होनी चाहिए, नैतिक जीवन है। नैतिक जीवन प्रत्येक व्यक्ति को वह कार्य करना चाहिए जो उसे सही लगे। मतलब प्लेटो के सोफिस्ट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वह कार्य करना चाहिए जो उसको। इसके प्रमुख विचारक कौन थे? देखो प्रोटोगोरस थे। इसका प्रसिद्ध कथन है मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानक है। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। प्रोडिकस थे। इनके अनुसार कोई भी वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं है। प्रोडिकस कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को मूल्यवान बनाता है। ये बात सही है कि कोई भी वस्तु अपने आप में कोई मूल्यवान नहीं है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को मूल्यवान बनाता है। अगर मनुष्य की आवश्यकता है तो वो चीज़ उसके लिए मूल्यवान हो जाएगी, लेकिन कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती है, जो उसने बताया प्रोडिकस ने। इसी प्रकार नैतिक नियम भी अपने आप में मूल्यवान नहीं होते हैं। इसी प्रकार नैतिक नियम भी अपने आप में मूल्यवान नहीं होते हैं। जो नैतिक वाले जो नियम है ना, कोई भी बात नैतिक होती है नैतिक होती है, वो अपने आप में मूल्यवान नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही नैतिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। नैतिक नियमों का पालन मनुष्य की आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए। अब थ्रेसी मेकस क्या कहते हैं? इसने सामाजिक नियमों का विरोध किया है। थ्रेसी मेकस ने सामाजिक जो नियम है, सोशल जो रूल्स हैं, उनका विरोध किया है। इसके अनुसार शक्तिशाली लोगों की इच्छा ही कानून होती है। थ्रेसी की मेकस ने कहा है कि शक्तिशाली लोगों की इच्छा ही कानून होती है, जो कि वास्तविक रूप से अन्याय है। ये बात सही कहा है। ग्रोजियस ने कहा है कि वास्तविक रूप से सत्य आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ होता है। ग्रोजियस कहते हैं कि वास्तविक रूप से सत्य आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ होता है। ऐसा ही विचार भारत में जैन दर्शन के द्वारा दिया गया था। सुकरात क्या कहते हैं? सेकंड नंबर अब आता है दोस्तों सुकरात। सुकरात यह प्रमुख ग्रीक दार्शनिक थे। प्लेटो सुकरात का ही शिष्य था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था, मतलब जो प्लेटो था ना, सुकरात का शिष्य था। सुकरात की कोई स्वतंत्र पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में भी जानकारी प्लेटो के माध्यम से मिलती है। सुकरात ने सोफिस्टों का विरोध किया था। सुकरात ने सोफिस्टों का विरोध किया था। इसके अनुसार यदि नैतिक नियमों में आत्मनिष्ठता को स्थापित किया जाए तब कोई भी सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए मानव कल्याण के लिए हमें सद्गुणों से युक्त जीवन जीना चाहिए। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। अन्य सद्गुण जैसे विवेक, साहसिक आदि ज्ञान के ही रूप हैं। इसे सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ ज्ञान से अर्थ तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है, बल्कि तात्विक ज्ञान है। नॉलेज ऑफ एसेंस है। ज्ञान आचरण में भी अव्यक्त होता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। ये बताया गया कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। सुकरात 5 क्वेश्चन लिखिए व याद करिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कल लिखकर बताइए। जो भी व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सुकरात पर 5 क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्लेटो। प्लेटो क्या है? सुकरात का शिष्य था। इसके संस्थान को एकेडमी कहा जाता है। मतलब जो एकेडमी शब्द आया था प्लेटो की पुस्तक से ही आया था, प्लेटो ने ही दिया था। इसके जो संस्थान हुआ करते थे उसको एकेडमी कहा जाता था, जो कि आज भी चल रहे हैं दोस्तों। इसके अनुसार सद्गुण 4 होते हैं: विवेक, साहस, संयम और न्याय। सर्वोच्च सद्गुण न्याय है। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। व्यक्ति में न्याय। प्रत्येक व्यक्ति में विवेक, विजडम, साहस और संयम के सद्गुण जन्मजात होते हैं। इनमें से कोई एक सद्गुण प्रधान हो सकता है। व्यक्ति को इन तीनों सद्गुण में संतुलन बनाए रखना चाहिए तथा प्रधान सद्गुण के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। इसी को व्यक्ति में न्याय कहा गया है। समाज में न्याय किस प्रकार से होगा? प्लेटो के अनुसार समाज 3 वर्गों में विभाजित है। वे लोग जिनमें विवेक सद्गुण प्रधान है, साहस सद्गुण प्रधान है और संयम सद्गुण प्रधान है। विवेकशील लोगों को प्रशासनिक व्यवस्था के कार्य करने चाहिए। विवेकशील लोगों को प्रशासनिक व्यवस्था के कार्य करने चाहिए। साहसी लोगों को रक्षा का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए और अर्थात उन्हें सेना में भर्ती होना चाहिए। संयमी लोगों को उत्पादन का कार्य करना चाहिए, व्यापार, कृषि, etc। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका उसके प्रधान सद्गुण से निर्धारित होती है। प्रत्येक वर्ग को सिर्फ स्वयं का कार्य ही करना चाहिए, दूसरे वर्गों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे समाज में न्याय की स्थापना होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि
राज्य में न्याय किस प्रकार से होगा कि राज्य में न्याय के लिए आवश्यक है कि राज्य में शासन व्यवस्था दार्शनिकों के हाथ में हो तथा समाज में भी न्याय हो। ऐसे न्यायपूर्ण राज्य को यूटोपिया कहा गया है। प्लेटो के 2 क्वेश्चन याद करिए, जस्टिस से जुड़े प्रीफर किए। अब देखो ये क्वेश्चन जो आगे की जो हेडिंग है दोस्तों, प्लेटो की आलोचनाएं। इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एसपी स्टडी पॉइंट को, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज एसपी स्टडी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पे, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़िए, ट्विटर पे भी जुड़िए हमारे साथ। आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों, अच्छा बहुत काफ़ी लोग देख भी रहे हैं हमारी वीडियो को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे ही देखते रहिए दोस्तों, आपकी नॉलेज मिलती रहेगी आपको, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं स्टडी करा रहा हूँ दोस्तों सभी को। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो का लाभ ले सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ भी ज्ञान में अर्जित कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी सो मच।